है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और अमृत रत्न में संवाद और सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सहयोगी पंकज भार्गव जी को और हमारे खास मेहमान जो अगले अमृत रत्न के इस मंच पर आने वाले हैं उनका मैं परिचय करवा देती हूं। उनके दादा ने पंजाब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो खुद भी पंजाब में बीजेपी के चेहरे के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्र सरकार में रेलवे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज राज्य मंत्री, तेज तर्रार और दो टूक बोलने वाले रवनीत सिंह बिट्टू का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अमृत रत्न के इस मंच पर रवनीत सिंह बिट्टू जी का। और इनसे खास बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी पंकज भार्गव। तो जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। रवनीत बिट्टू साहब, देखिए मेरे अंदर फायर है, मैं फायर हूं, बच के रहना। कुछ कंपटीशन है क्या हेमंत बिस्वा शर्मा और आपके अंदर? कौन सबसे ज्यादा आग उगलता है? नहीं, आग उगलने वाली नहीं है, लेकिन अंदर आग जो है बहुत सालों की काम करने की, वो आग है जो कोशिश कर रहे हैं अभी बीजेपी में आके। जो मैं 2009 से मेंबर पार्लियामेंट बनता आ रहा था, तो ये था भी कुछ करे, मौका भी तो मिले कहीं। वो मौका बीजेपी ने दिया है, तो उसमें हम जरूर काम में आगे निकलना चाहते हैं। और दूसरी बात, गोलमोल बातें करनी नहीं आती। जो है मन में जो होती है, दिमाग से नहीं, जो दिल में होती है, वैसे भी पंजाबी वो बात कह देते हैं। बस बात इतनी ही। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो हमेशा कहते हैं कि हमारे परिवार ने दो कुर्बानियां दी हैं। आपके भी दादा ने कुर्बानी दी है देश के लिए। तो वो सेंसिटिविटी जो है उनको लेकर भी है और आपकी भी है। तो क्या फर्क क्या है और क्यों मोह भंग हो गया पार्टी से? पहली बात, मेरे ग्रैंडफादर वो भी चीफ मिनिस्टर शहीद हुए, उनके भी बिल्कुल परिवार, उससे भी बड़ी शहादतें हैं उनकी। लेकिन जो परिवार की बात आपने कही, वो मैं इसलिए, अगर मैं अब बना हूं तो मैं अपने भाई को बना लूं, अपनी मदर को बना लूं, जहां और सब वही टीम में रह जाए तो बाकी कोई रहे ना। वो एक, इसलिए मैंने बोला था क्योंकि ये पहले फैसला हुआ था अभी राहुल गांधी जी और प्रियंका में, आज से बहुत साल पहले पॉलिटिक्स में कौन आएगा, तो उस टाइम यही था भी राहुल गांधी जी आएंगे। तो राहुल गांधी जी ने बहुत कोशिश की, जो यूथ कांग्रेस वो लेके आए थे भी मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, मैं इलेक्ट करूंगा। वो शुरुआत पंजाब से मेरे से हुई, मैं वो इलेक्शन जीता यूथ कांग्रेस की। लेकिन वो जब अपने ऊपर बात आई तो वो ना तो खुद प्रेसिडेंट जब बने, ना वो इलेक्शन करा के बने, क्योंकि उन्होंने कहा था यूथ से शुरुआत होगी और ऊपर तक जो भी पार्टी में, जैसे बाहर होता है अमेरिका में और कंट्रीज में, इलेक्शन विद इन पार्टी, इनर डेमोक्रेसी के लिए। तो उन्होंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो ये शुरुआत की थी, आप रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन जब खुद की बात आई वो खुद प्रेसिडेंट बन गए, और जब खुद की बात आई तो फिर सारा नॉमिनेशन वाला सिस्टम शुरू हो गया। तो बाकी मैं अपनी बात अगर कहूं, क्योंकि मैं जब एमपी 2014 में 43 थे, उस टाइम भी मैं कांग्रेस में एमपी बन के आया। उसके बाद 53 आ गए, जब राहुल गांधी जी भी हारे, मैं फिर एमपी बन के आया। लेकिन सर, कुछ करना भी है अपनी स्टेट के लिए। अब हमारी आज भी वो कांग्रेस क्या कर रही है, आज 7th डे हो गया पार्लियामेंट का, तो सेम चीज यही, जब हम पार्लियामेंट सेशन, कोई भी विंटर हो, कोई भी हो, मॉनसून हो, सिर्फ यही कहा जाता है भी यार अंदर जाइए और स्पीकर से हाउस बंद करवाइए। तो वो कुछ काम के लिए हम लोग हमें बार बार बनाते हैं भी आप कुछ करेंगे, तो वो चीज अगर हो ना, सिर्फ हम हाउस बंद करवाने के लिए तो एमपी आते नहीं है।
तो वो जब ये 15 साल से यही काम चलता रहा, तो कोई अपना और पंजाब के लोगों का जो मुझे बार बार भेजते हैं यहां पे विश्वास से, उनका कुछ तो करें। बिट्टू साहब, देखिए, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपने उस पार्टी में आप लंबे अरसे तक रहे और अब आप बीजेपी में आए। व्हाट इज द डिफरेंस? बदलाव दोनों में क्या चेंज, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने तो महसूस किया इस पार्टी में। नहीं, मैं ये पहले से महसूस कर रहा था। बीजेपी, पहले मैं नहीं, बीजेपी के बारे में, बेशक सुषमा जी आज नहीं है, वो अपोजिशन लीडर थे लोकसभा में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। मैंने गवर्नमेंट के टाइम मनमोहन सिंह जी का टाइम भी देखा है, तो उसके बाद 10 साल अपोजिशन में भी मैं रहा हूं। मेरा मन जो देश के लिए समर्पित है, जो उनके अंदर भावना है और देश के लोगों के लिए जहां डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, वो कहीं भी, मैं आज एक मिनिस्टर भी हूं, मैं उसकी बात भी करूंगा। मैं ये कह सकता हूं भी वहां पे सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सिर्फ एक फैमिली की बात ही है, जो वो कहेंगे उसके बगैर कोई वहां पे सांस नहीं ले सकता। अब भी खड़गे साहब भी हैं, पर बात किसकी है? रोज कमांड किसकी होती है? अब तो राहुल जी के साथ प्रियंका जी भी आ गए। अब लोगों को, एमपीज को मैं रोज यही देखता हूं, भी बेचारे पहले उधर जाते हैं, फिर भाग के इधर आते हैं प्रियंका जी के पास, फिर उधर जाते हैं। अभी पहले 1 से हुक्म लेना पड़ता था, अब 2 से हुक्म। नहीं, पर अब तो कह रहे हैं कि अब वो 1 और 1 2 नहीं है, अब 1 और 11 है, दोनों भाई बहन अब पार्लियामेंट में। नहीं बहन, वैसे तो बाहर तो पहले ही थे, पॉलिटिक्स में तो वो यूपी से शुरू उन्होंने किया, जनरल सेक्रेटरी बने, वो तो हर जगह कन्विंसिंग के लिए जाते हैं। पर चलो, मैं ये भी मान गया भी 1 और 1 11 है, पर पार्लियामेंट चलने तो दें कि जोर अब 1 की बजाय 11 ने बंद करके रखनी है। अगर किसी की बात करनी है तो पार्लियामेंट में होगी ना। अगर जो आम लोग, जो बेचारा वोटर है रोड पे या बाहर, तो वो भी शोर डाल सकता है। वो क्यों एमपी इलेक्ट करके भेजता है किसी भी पार्टी को, उसको क्यों पावर देता है? ये हमारी बात लोकसभा में, राज्यसभा में करे। बिट्टू साहब, देखिए, आप चूंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबकी नजर रहती है। मैंने वो जो आग उगलने वाली बात कही थी, वो यूं ही नहीं कही। आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, राहुल गांधी को, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कह दिया। वो देखो, जैसे आपने कहा भी, आज हर चीज आगे फैसला, आगे पेपर 5 दिन के बाद किसी गांव में पहुंचता था। आम आदमी एक आदि किसी के घर आता था, तो उसके बाद वो लीडर, जो भी लीडर था, उसकी वो बयान पढ़ के अपना फैसला लेता था। अब तो लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, वो हर किसी चैनल पे किसी तरीके से वही चीज दिखाई गई, किसी और हर उसको डिफाइन, उसको अपने हिसाब से कर रहा है। अब नहीं, आपने ये कहा था, नहीं कहा था? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं 100% मैं ये कह रहा हूं भी, टेररिज्म किस तरीके का है? टेररिज्म एक अकेला गोली मारने वाला टेररिस्ट थोड़ी है, जो देश को फाइनेंशियली बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब आप देखो, ये पहले, मैं आज मिनॉरिटी से हूं, पंजाब में नहीं मिनॉरिटी, लेकिन आज ही अकाल तख्त से बहुत बड़े फैसले जो है वो आज आ रहे थे वहां से। वही अकाल तख्त साहब, वही दरबार साहब, इसी कांग्रेस ने गोलियां मार मार, बम मार मार उसे ढाया। कितनी बड़ी आग लगी, उसको शांत करते हुए मेरे दादाजी भी उसी, क्योंकि वो जो आग लगाई थी उसे शांत करते करते वो शहादत हुई। अब अगर राहुल जी, आप अंदाजा लगाइए, राहुल गांधी, यहां भी मैं पगड़ी वाले भी देख रहा हूं बैठे, टोपी वाले भी हैं और सब धर्मों से हैं। आप मुझे कोई आज बताइए जो राहुल जी ने अमेरिका में कहा जाके भी आज सिख को देश में पगड़ी नहीं बांधनी दी जाए, आज पंजाब या देश में हम कड़ा नहीं डाल सकते, और हम जो सिख हैं वो गुरुद्वारा नहीं जा सकते। ये बात अगर मैं आपके चैनल पे भी कहता हूं, कोई आके नीचे कमेंट कर दे, तो आपने जो कहा उस पे कायम है आप? मैंने पीछे नहीं, बिल्कुल ना, उसके कारण क्या था? राहुल गांधी जी का ये कहना, ये मिनॉरिटी को नफरत डालना उसमें,
क्योंकि एक किसी गांव में आदमी बैठा, उसे नहीं पता। वो राहुल गांधी अगर बोल देंगे भी ये सिखों के साथ हो रहा है, तो उसके मन में क्या वो माइंड बना ले भी यार राहुल कह रहा है तो सिखों के साथ ये देश में हो रहा होगा। कहीं वो कोई ऐसा स्टेप ले ले, कोई ऐसा स्टेप ले ले जिससे किसी कोई वो चाहे मतलब अपने आप को कुछ उस चीज में वो ढाल ले भी नहीं मैं ऐसा करूंगा, कल को कोई वो किसी को मार दे, किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले, एक धर्म में और दूसरे धर्मों में इससे फ्रिक्शन आ जाए जो, तो क्या करेंगे हम। वो ट्रिगर कर दिया ना काम। तो ये काम एक बहुत बड़ा जो बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ही कर सकती है। आखिरी बार इस बारे में बता दीजिए आप मुझे, फिर और सवाल पे जाएंगे। आपको लगता है आपने जो कहा ठीक कहा? 100% रिग्रेट नहीं है आपको? बिल्कुल। शब्दों का चयन कुछ और हो सकता था, आप मानते हैं? नहीं, जब आपने यही कह दिया यार भी ये सिखों को यहां पे पगड़ी बांधनी अलाउड नहीं है, तो आप सोचिए तो सही भाई, हमें एक माइनॉरिटी को लखनऊ में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, ऐसा कोई काम हो जाए जो उन्होंने बोल दी, एक जहर उगल दी, जहर डाल दी किसी के मन में, तो आप पहले ही पता भी हम कितना झेल चुके हैं। यही गलियां थी, यही बाजार थे जहां पे सिखों को जलाया गया, मारा गया। उनके आज भी यहां पे विधवा कॉलोनी बनी हुई है। मैंने उस बात के लिए सख्त इसलिए स्टैंड लिया था भी आज भी यहां पे कभी ना कभी एक तरफ बीजेपी थी, यहां पे किसान एजिटेशन हुआ, दिल्ली में जब आए किसी ने एक उनके डंडा भी किसी पुलिस ने नहीं मारा, चाहे वो लाल किले तक झंडा अपना लहरा के गए, पर किसी ने उनको टच भी किसी ने किया। सब वर्दी वालों को उनके वेपन ले लिए गए, उनसे डंडे ले लिए गए, किसी को आप टच नहीं करोगे। मैं उस चीज से डरता था। आप मेरी सोच पीछे देखिए, भावना क्या थी। मैं ऐसे ही नहीं कह दिया, मैंने इसीलिए कहा था भी अगर ये सिखों में कोई रिएक्शन हो गया, रिएक्शन का एक्शन हो गया कहीं, तो कितनी बड़ी आग लग जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इसलिए क्योंकि आपने पंजाब से आप आते हैं, तो आपने लोकसभा में हमने देखा अकाउंट नहीं खुल पाया बीजेपी का, और अभी उपचुनाव भी हुए, 3-1 का स्कोर रहा, 3 आम आदमी पार्टी 1 कांग्रेस। बीजेपी क्यों विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही पंजाब? देखो, बीजेपी पहली बात, बीजेपी पहले 117 आपने तो ये भी बोला था कि मैं पुल बनाने का काम करूंगा दिल्ली और पंजाब के बीच में। आउट ऑफ 1117 हम 22 विधानसभा फाइट करते थे। आउट ऑफ 13 लोकसभा हम 3 पे बीजेपी फाइट करती थी। तो हम तो वहां पे सिर्फ एक बहुत ही मार्जिनल पार्टी बनके वहां पे पंजाब में काम कर रहे थे। लेकिन मैंने उनमें से, मैं आपको ये कह सकता हूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, उनसे बात की भी हम जब सब जगह राज कर रहे हैं आज, और परफॉर्मेंस भी ऐसी भी तीसरी बार गवर्नमेंट आ रही है, तो बीजेपी अगर पंजाब में आ जाए तो पंजाब का फायदा हो जाएगा। लूटने लगे हैं सब कर्जे में, वहां पे गैंगस्टर, नशा, जो आप सुन ही रहे हैं, थक गए सुन सुन के वो भी। बीजेपी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जब भी हम फैसला करेंगे बेटू भी बीजेपी अकेली, तो उस टाइम हम आपसे बात करेंगे। तो वो फैसला लिया गया 24 में मैं कितने से हारा हूं? मुझे वोट पड़ी है 3,01,000। जो जीते हैं कांग्रेस के उनको पड़ी है 3,20,000। 19,000 मतलब 10,000 मुझे वोट परसेंटेज उपचुनाव में भी सुधरी है आपकी, वो तो हम बात वो भी मानते क्यों, हैं। सिर्फ एक इतना बड़ा काम हो गया क्योंकि खनौरी बॉर्डर पे उस टाइम शुभकरण 15-20 दिन पहले आप सबसे ज्यादा कन्वेंसिंग की थी आपने, वो भी हारे आप। नहीं, एक मिनट, उस टाइम किसान एजिटेशन के कारण हमें किसी गांव में, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं हमारा एजेंट भी नहीं बैठा। हमें कन्विंसिंग तो दूर, हम पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठा सके। वो खाली बूथ हमारे, हम आधी विधानसभा पे लड़े, आधी हमें किसान लीडरों ने जाना नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको इस चैनल पे बैठे, अभी वहां पे इलेक्शन शुरू हो चुकी हैं कॉरपोरेशन की। सबसे बड़े अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला और बहुत बड़े शहर हैं। आप मुझे दोबारा इसी चैनल पे, आप मुझे जनवरी में नेक्स्ट ईयर आप मुझे टाइम देना, और 30 से ये पहले इलेक्शन कॉरपोरेशन की हो जाएंगी। मैं आपको दावे में कहता हूं, ये बड़े शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, जो अमृतसर, जलंधर और अमृतसर, पटियाला, उसमें चारों में से 3 बीजेपी के मेयर बनेंगे। चलिए सर, मैं तो इससे भी बड़ी बात आपसे करने जा रहा हूं। कहा यह जा रहा है आपके बारे में कि आप दिल्ली तो थोड़े वक्त के लिए आए, आपकी नजर पंजाब पे, और पार्टी भी आपको सबसे बड़ा चेहरा पंजाब का बनाना चाहती है, और
कल को मुख्यमंत्री के तौर पर भी आपको देखा जा सकता है। तो बताइए, पंजाब में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? कब तक वो बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़े जाएंगे और सीटों पर लड़ा जाएगा? इंडिपेंडेंटली पंजाब में बीजेपी अपना फ्यूचर कैसे देखती है? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पिछली बार तो हमने एकदम फैसला लिया अलग लड़ने का। अब हमारे पास टाइम, अभी भी हमारे पास 25, 26, 27 में फेब में इलेक्शन, विधानसभा यूपी और पंजाब की इकट्ठी होती है, तो होगी। तो विद इन 2 इयर्स, एक तो जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, फूड प्रोसेसिंग है, उससे पहले परफॉर्म करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं वोट मांगेंगे भी यार हमें ये वोट दे दो, हम ये करेंगे। विद इन 2 इयर्स हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, वहां पे चाहे किसी भी मिनिस्ट्री में हो वहां पे काम करके दिखाएंगे। आज अगर एमएसपी कोई दे रहा है, अभी 44,000 की एमएसपी करोड़ की वहां पे गई है, तो सारी एक एक दाना, एक एक पैसा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से भेज रहा है। तो ये चीज हम बताएंगे, बता रहे हैं जाके। कल ही मैं जलंधर में था, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन रिवैम्प हो रहा है। तो ऐसी चीजें करेंगे तो लोग अब मान चुके हैं, क्योंकि पहले हरियाणा और पंजाब जब एजिटेशन हुआ, लोगों को यह था भी हरियाणा भी गया, बीजेपी नहीं आएगी। पर तीसरी बार हरियाणा ने यह फैसला किया, जो हमारे छोटे भाई हैं, यह फैसला किया। किस लिए किया? भी नहीं, अगर किसी से पैसा आएगा, फंड आएगा, वो आएगा तो सेंटर से आएगा, केंद्र से आएगा। तो इसलिए उन्होंने तीसरी बार बना लिया। ये एक पंजाब के लिए मैसेज गया है, और पंजाब वाले भी समझे हैं। बाकी चीजें अलग रही, पॉलिटिक्स अलग रही, लेकिन अगर पंजाब में हमने डेवलपमेंट करवानी है, कुछ यहां पे प्रोजेक्ट लेके आने हैं, तो ये जो रोज के वहां पे सड़कें बंद, रोज नशा, गैंगस्टर, आप देखो तो सही ना, कनाडा तक हिला पड़ा है। आज मैं एक मिनट लूंगा, कनाडा तक हिला पड़ा है। वो एक उनका सिटीजन जो निजर मारा गया किसी भी तरीके से। पर आज प्रॉब्लम कितनी हमारे लिए, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो कनेडियन हो चाहे और हो, वहां पे आपके जो मेन, चाहे लॉरेंस के भाई हों और हों, चाहे बराड़ हों, चाहे और ग्रुप है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो वहां बैठ के यहां पे सैकड़े हमारे सिटीजन, चाहे वो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में हो, रोज वो किलिंग करवाते हैं हमारी। इतना बड़ा डैमेज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल साहब जब यहां के मुख्यमंत्री थे, तो यहां की जेल से वो प्लानिंग बनी सिद्धू मूसेवाले को मारने की, और वो इल्जाम लगा रहे हैं यहां पे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब लॉरेंस जी विश्नोई साहब की इंटरव्यू कहां से हुई लाइव, जो हाई कोर्ट ने, पुलिस पंजाब ने माना भी सीआईए स्टाफ मोहाली में, पंजाब सरकार ने वो उनकी पुलिस ने वो इंटरव्यू वहां से सारे चैनलों पे वहां से करवाई गई। तो आप अंदाजा लाइए पंजाब का हालात क्या है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और देश के लेवल पे भी डबल इंजन की सरकार पंजाब को बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार की आप बात करें तो पंबन रेलवे ब्रिज जो है, कब तक सर उसका उद्घाटन कब तक होगा? बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। देखो, मैं पिछले हफ्ते ही जाके आया हूं, वाकई वो 43,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है। और आप देखिए 1998 से वो प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन कोई उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के विद इन 8 साल वहां पे काम हुआ। और जो आप चिनाब ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज है और यूनिक, अलग। और उसके बाद अंजनी ब्रिज है, वो तकरीबन 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया। और मैं यहां पे रेलवेज और रेलवेज के कर्मचारी, इंजीनियर्स को जरूर, बहुत रिस्क का काम था। आप इमेजिन करेंगे, मोर देन 160 किलोमीटर, जब आप, ये मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे है भी, प्राइम मिनिस्टर साहब नेक्स्ट मंथ 26 जनवरी के दिन इधर 1-2 दिन इधर वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। बिल्कुल वो तैयार हो चुका है। और 160 किलोमीटर से ज्यादा टनल है। 13 किलोमीटर की टनल तो थोड़ी 100 मीटर का गैप है, आपको सूरज दिखता है, फिर 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। और इस तरीके से वो टनल इंटरनेशनल लेवल पे बनी है। और सिक्योरिटी के लिए
बहुत ज़्यादा इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं और यहाँ से चलेगी और बहुत 14 घंटे में हम उस कश्मीर वादी से वहाँ पे पहुँच सकेंगे। तो कितना बड़ा टूरिज्म, और वहाँ से जो हमारे फ्रेट है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वुड हो, और आर्मी के लिए सबसे बड़ी जो बॉर्डर पे हमारी आर्मी इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट जो रोड सड़कों पे जाम लगते हैं, वो हमारे को सब चीजों का फायदा होगा। सर, दो छोटे छोटे सवाल, मैं चूंकि आपकी मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री, फूड एंड प्रोसेसिंग भी है उसके अलावा, लेकिन वो जो कवच सेफ्टी सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जैसे जितने भी मिनिस्टर्स हुए, रेलवे मिनिस्टर्स, उन्होंने अपनी अपनी ट्रेन चलाई, दुरंतो चली, गरीब रथ चला, शताब्दी है, वंदे भारत की ऐसे में आपको लगता है बहुत जरूरत थी, क्योंकि ट्रैक्स जो हैं वो ऐसे अच्छे बने कि स्पीड बढ़े ट्रेन की, उन पे काम हो। देखो, कवच की बहुत बड़ी जरूरत हमारे देश को थी और है। जैसे हर आप मोबाइल टेलीफोन देखते हैं, 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, इसी तरीके से हम 4.0 हमारा कवच का सिस्टम जो है, तकरीबन हम इस साल में काफी क्योंकि हमारे पास जो टोटल ट्रेन्स हैं जहां लोकोमोटिव इंजन है, वो हमारे पास 20,000 से ऊपर है जी। 10,000 रोज 10,000 ट्रेन पैसेंजर चलती है, 10,000 गुड्स ट्रेन चलती है। तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हैं जो उसमें सफर करते हैं। तो हम काफी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक है, तो काफी हम जो कवर अगले साल तक बहुत अच्छी तरह कवर। आखिरी सवाल है सर मेरा, 30 सेकंड में आंसर दीजिएगा। आप ये बताइए कि आपका ऑपोजिशन पंजाब में भी सेम है, आप और कांग्रेस पार्टी इधर भी सेम है, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं आप? मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं भाई, इस बार अब जितना मर्जी वो पानी फेंकवा लें अपने ऊपर, छोटी छोटी बोतलें, अब इंक भी आ जाएगी और चीजें भी आ जाएंगी, ये सब चीजें दिल्ली जान चुकी है। और जो लिकर स्कैम, जो और चीजें हुई हैं, इस बार मैं गारंटी से, दावे से, बहुत कड़ा मुकाबला दिल्ली में आप देखने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी से, दावे से कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रवनीत सिंह बिट्टू साहब, आप हमारे न्यूज 18 इंडिया के मंच में आए, अमृत रत्न में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, रवनीत सिंह बिट्टू, जोरदार तालियां। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए। और मैं गुजारिश करूंगी रवनीत सिंह बिट्टू जी, आप 2 मिनट मंच पर बने रहे। अब मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी, वो मंच पर आए और रवनीत सिंह बिट्टू जी का धन्यवाद करें। जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान के लिए।